जय हिंद बच्चों, सब लोग ठीक हैं? अच्छा, हमारा पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था बच्चे। ठीक है, अभी हम जल्दी से पार्ट 1 पार्ट 2 को रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 क्या था? संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसका आर्टिकल कहां से था? आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है बच्चे। पार्ट 2 कहां था? पार्ट 2 था क्या ये? नागरिकता। नागरिकता या सिटीजनशिप, ठीक है। ये कहां से कहां तक था? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। अभी एक एक आर्टिकल जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो क्या बोलेंगे? संविधान के भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का चर्चा है, ठीक है जी। उसके बाद से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि आर्टिकल 1 क्या है? आप बताओ आर्टिकल 1 क्या है? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 1 क्या बोलता है बच्चे लोग? कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 आप बताइए क्या है? बहुत बढ़िया। जो भारत की संसद है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? जो भारत की संसद है किसी भी विदेशी राज्य को क्या है? भारत में मिला सकता है, ठीक है। हाँ आप बताइए आर्टिकल 3 क्या है? वेरी गुड, बैठ जाइए। आर्टिकल 3 क्या बोलता है बच्चों? कि जो भारत की जो संसद है किसी भी राज्य की सीमा और नाम को बदल सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे बिहार से झारखंड हो गया, ठीक है। उड़ीसा का नाम उड़ीसा कर दिया गया, समझ में आया? चलिए, आर्टिकल 4 क्या बोलता है बच्चों? आर्टिकल 4 ये बोलता है, आर्टिकल 4 ये बोलता है कि जब संसद आर्टिकल 2 एंड 3 पे काम कर रहा हो, संसद जो है आर्टिकल 2 एंड 3 पर काम कर रहा हो, तो राष्ट्रपति इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 367 से आर्टिकल 2 एंड 3 को अलग रखा गया है, समझ में आया? उसके बाद से पार्ट 2 में देखते हैं। आर्टिकल 5 क्या है बच्चे? ये क्या है? नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? संविधान के प्रारंभ में दी जाने वाली नागरिकता, मतलब जब संविधान बन के तैयार हो गया तो उस टाइम पे सभी को नागरिकता दी गई जो हमारे भारत में मौजूद थे, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? हाँ आप बताइए आर्टिकल 6 क्या बोलता है? हाँ हाँ आप बताओ आप। सो रहा था बैठे बैठे। हाँ आर्टिकल 6 क्या बोलता है? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को दी गई नागरिकता, मतलब यदि वो पाकिस्तान से भारत में कोई व्यक्ति आता है कानून बनने से पहले, संविधान बनने से पहले, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। ओके, हाँ उसके पीछे वाले आप बताइए। हाँ आर्टिकल 7 क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गया ऐसा व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत आ जाता है तो उसको नागरिकता दी जाएगी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या बोलता बच्चे? हाँ उसके पीछे वाला। हाँ आर्टिकल 8 क्या बोलता है? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 8 ये बोलता है बच्चों कि कोई भी व्यक्ति विदेश 3-4 पर्पज से जाता है, जैसे शिक्षा के पर्पज से जाए, या नौकरी करने के पेशा से जाए, या घूमने के पर्पज से जाए, तो उसकी नागरिकता को खत्म नहीं किया जाएगा, समझ में आया? अच्छा ठीक है। आर्टिकल 9 क्या बोलता बच्चे? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 9 क्या बोलता बच्चे? कि
आप यदि विदेशी नागरिकता लेते हैं, आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता, भारत की जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। समझ में आया? ठीक है। आर्टिकल 10 क्या बोलता बच्चे? आर्टिकल 10 क्या बोलता बच्चों? कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। जैसे ही आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। समझ में आया? आपकी नागरिकता तभी तक सुरक्षित है बच्चों जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं आपकी नागरिकता को छीन ली जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 11 क्या बोलता था बच्चों? हाँ तुम बताओ। ओके, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 11 ये बोलता बच्चों कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है। नागरिकता पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई बच्चों? गृह मंत्रालय को। ठीक है। चलिए अब हम आगे भाग 3 देखते हैं। भाग 3 क्या है बच्चों? भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। इसकी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होगी? हमारा भाग 2 कहाँ खत्म हुआ था? बहुत बढ़िया, 11 पे। तो ये कहाँ से शुरू होगा? 12 से लेके कहाँ तक है बच्चे? 35 तक। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 3 में। ठीक है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक का है? ठीक है। तो क्या बताएंगे? 12 से 35 तक। ठीक है। ठीक से बैठ जा। समझ में आया? मूल अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में बच्चे? भाग 3 में। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है इसका? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। फंडामेंटल राइट होता क्या है? मूल अधिकार होता क्या है बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। फंडामेंटल राइट, हमारे संविधान में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स की चर्चा है। कौन कौन सा बच्चे? देखते हैं। पहला क्या है बच्चे? आप में से किसी को आइडिया पहला क्या है? बताइए। वेरी गुड, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब, इसका क्या मतलब है हिंदी में? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा क्या है? आप में से कोई? बहुत बढ़िया, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, इसको क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तीसरा बच्चे, बहुत बढ़िया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको क्या बोलेंगे? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। अगला क्या बच्चे? आप बताओ अगला क्या है? बहुत बढ़िया, अगला चौथा क्या है? चौथा यहां देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको क्या बोलते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ
रिलीजन। ठीक है, अगला क्या बच्चे बताओ? वेरी गुड, कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम। कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम, ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अगला क्या बच्चे? हाँ आप बताइए। बहुत बढ़िया, अगला क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में आया? तो हमारे संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा है? 6। कौन कौन सा? समता या समानता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। समझ में आया? अभी बताइए मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? कोई भी देश अपने निवासियों को कुछ अधिकार देता है, कुछ अधिकार देता है। इन अधिकारों के तहत उनको एक विशेष प्रकार की छूट दी जाती है, उसे ही हम मूल अधिकार कहते हैं। छूट में क्या होगा? आपको समानता का अधिकार मिलेगा समाज में, ठीक है, आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता के तहत आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आपके खिलाफ कोई शोषण नहीं कर सकता है, ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, ठीक है, आपको संस्कृति एंड शिक्षा का अधिकार मिलेगा। तो ये सब अधिकार जो है किस में मिलेगा? आपको मूल अधिकार में। इसी को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हर देश अपने नागरिकों को, अपने निवासियों को एक विशेष प्रकार का अधिकार देता है, उन अधिकारों के तहत उनको कुछ छूट दी जाती है, इसी छूट को हम क्या बोलते हैं? मूल अधिकार बोलते हैं। यदि आपसे मूल अधिकार छीन लिया जाए तो आपकी जिंदगी जो है नर्क हो सकती है, ठीक है। जेल वगैरह में क्या होता है? जेल में जब व्यक्ति को डाल दी जाती है तो इसमें से कुछ मूल अधिकार हैं उनसे छीन ली जाती है, और आपको मालूम है एक भी मूल अधिकार छीना जाए तो आपका जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आपसे मान लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया गया, तो सोचो आपको अपने कमरे से बाहर जाने के लिए भी वीजा पासपोर्ट चाहिए। समझ में आ रहा? इसमें से कोई सा भी एक आपसे मूल अधिकार छीन लिया जाए तो जीवन नर्क हो जाएगा, ठीक है। जेल में कैदियों को ये नहीं मिलता, मूल अधिकार नहीं मिलता। इसमें से काफी मूल अधिकार है जो कैदियों से छीन लिया जाता है। समझ में आया? आगे बढ़े। अभी देखिए जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, इसको हम नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नैसर्गिक अधिकार। मूल अधिकार को और क्या बोल सकते हैं? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार क्यों बोलेंगे बच्चों? क्योंकि ये जन्म के साथ ही मिल जाता है। जैसे हमारा जन्म होगा हमको क्या है? नैसर्गिक अधिकार मिल जाएगा। जन्म के साथ मिलने वाला अधिकार क्या हो जाएगा? नैसर्गिक अधिकार। समझ में आया? मूल अधिकार के लिए यदि हम भारत के निवासी हैं और हमको मूल अधिकार लेने के लिए किसी भी तरह का पत्राचार डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। जन्म के साथ ही हमको क्या मिलता है? मूल अधिकार मिल जाता है। इसी की वजह से इसको नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं। समझ में आया? इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से, ठीक है। समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। समझ में आया? फिर से देखिए जो भाग 3 है उसको क्या बोला जाता है? मूल अधिकार, ठीक है। इसका आर्टिकल कहां से कहां तक है बच्चे? 12 से लेकर 35 तक।
ठीक है। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। पूछा जाएगा कि मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल इजी नहीं पूछता है। अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, आपसे पूछेगा कि नैसर्गिक अधिकार की चर्चा, ये पूछ देगा नैसर्गिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, भाग 3 को। या क्वेश्चन और घुमा के पूछेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, तो क्या बोलेंगे, भाग 3 को। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक एक करके आर्टिकल देखेंगे इसका। आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में बच्चों क्या है, आर्टिकल 12 में क्या है, मूल अधिकार की डिफिनीशन लिखी हुई है। संविधान में आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की डिफिनीशन लिखी हुई है। मूल अधिकार की परिभाषा क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा है। ठीक है, मूल अधिकार की परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि कोई भी देश अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन अधिकारों के तहत उनको विशेष छूट दी जाती है, जिसके तहत वो समाज में एक साथ जीने का अधिकार रखते हैं, छुआछूत की भावना उनके अंदर नहीं होता है, उनके साथ शोषण ना हो, ठीक है, पुलिस के सामने सब लोग समान हो, कानून के सामने सब लोग समान हो, इस टाइप के अधिकार मिलता है, जिसे हम मूल अधिकार बोलते हैं। तो आर्टिकल 12 में क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा है, मूल अधिकार की डिफिनेशन है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 देखते हैं बच्चों। आर्टिकल 13, ठीक है, इसको मिटा दें। चलो, आर्टिकल 13 बच्चों क्या बोलता है, आर्टिकल 13 को अल्पीकरण के नाम से जानते हैं। अल्पीकरण, अल्पीकरण। अब अल्पीकरण क्या होता है देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 13 में कहा गया है कि यदि मेरे को जो मौलिक अधिकार मिला है, जो मुझे मूल अधिकार मिला है, मेरे मूल अधिकार से यदि किसी दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित हो रहा हो, मेरे मूल अधिकार से यदि किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हो रहा हो, तो जो मेरे को मौलिक अधिकार मिला है, मूल अधिकार मिला है, उसको निरस्त किया जा सकता है। जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, और मैं टीचर हूँ, ठीक है। अब टीचर हूँ तो मुझे गाना सुनने का भी अधिकार है, मैं गाना सुन सकता हूँ, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि फुल साउंड में गाना सुन सकता हूँ। लेकिन आप स्टूडेंट है, आपको पढ़ाई भी करना है, हमारा घर अगल बगल है, मेरा घर ये है, आपका घर ये है, ठीक है, आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और मैं यहाँ फुल वॉल्यूम में गाने सुन रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं गाना सुन रहा हूँ तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। आपको पढ़ने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार भी मौलिक अधिकार हुआ, मेरा गाना सुनने का भी अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे गाने सुनने से यदि आपको डिस्टरबेंस हो रहा है तो आप कंप्लेन करके मेरे मौलिक अधिकार को निरस्त करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ भी है। पहले क्या था, रात रात भर देखा होगा आपने शादी विवाह फंक्शन में, रात रात भर फुल साउंड में डीजे चलता था, जिससे क्या पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनको नुकसान होता था, डिस्टर्ब होता था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लाया कि रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। ठीक है, डीजे नहीं बजेगा या फुल वॉल्यूम पे रोक लगा देगी। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 13 के तहत ये बोला गया कि यदि मेरा मूल अधिकार है किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है तो पहले वाला जो मूल अधिकार है उसको निरस्त किया जा सकता है। आर्टिकल 13 के तहत 2-3 बातें बताई गई बच्चों, आर्टिकल 13 के साथ 2-3 बातें कही गई। ठीक है, हमारा जो संविधान है बच्चों वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले भी इस देश में बहुत सारे कानून बनी हुई थी जो आज भी चल रही है। जैसे
आर्टिकल 302 आईपीसी की धारा जो है 302 किसका है? मर्डर का है। 365 किडनैपिंग का है, जो आज भी चल रहा है। ठीक है, जो आज भी चल रहा है। आर्टिकल 302 जो है आईपीसी की धारा 302, 365, 307, ये कब बन गया था? हमारा संविधान कब बना? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। लेकिन ये जो आईपीसी की धाराएं ना 1865 में ही बन गई थी, 1865 में ही बन गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संविधान बनने से पहले वो कानून, ठीक है, और संविधान बनने के बाद वाले कानून, ये दोनों कानून, संविधान बनने से पहले और संविधान लागू होने के बाद वाले कोई भी कानून यदि हमारे मूल अधिकार को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, मतलब इनको खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन कानून चाहे आज का हो और चाहे सदियों पुराना हो, यदि हमारे मूल अधिकार को डिस्टर्ब करेगा तो उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को डायरेक्ट निर्देश दिया है कि आप अपने संविधान का गहन अध्ययन करिए। आपको लगता है कि आपको इस कानून से आपके राज्य के निवासियों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस कानून को आप जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। समझ में आया? तो आर्टिकल 13 क्या क्या बोला? हमारे मौलिक अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार प्रभावित हो रहा है तो वो मूल अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। और क्या बोलता है आर्टिकल 13? कानून चाहे कोई भी हो, वो चाहे संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद, यदि कोई भी कानून हमारे मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है तो वो क्या है? उस कानून को खत्म किया जा सकता है, और प्रभावित नहीं कर रहा तो चलते जाएगा। जैसे आपको बताया जो आईपीसी की धाराएं 302, 365, 307 ये कब की हैं? 1865 में बन गई थी, जबकि हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है बच्चों, अभी हम देखेंगे एक एक करके जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है उनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स क्या था बच्चे? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है बच्चे? देखिए 12 तो हमारा मूल अधिकार का परिभाषा हो गया था। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या हो गया था कि जब तक मेरा मूल अधिकार जो है किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो मेरा मूल अधिकार जो है निरस्त किया जाएगा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? आर्टिकल 14 से। समता का अधिकार जो है, समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से कितना तक है? 18 तक। ठीक है, अभी इसमें आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है बच्चे? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 ये बोलता है कि विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनो। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के सामने सब लोग समान हैं। कानून के सामने सब लोग समान हैं। ठीक है, कानून के आगे कोई वीआईपी नहीं है, कोई साधारण नहीं है। कानून के लिए सब लोग इक्वल हैं, सब लोग समान हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो वीवीआईपी सलमान खान, वो भी हिरण केस में उनको भी जेल जाना पड़ा। हमारे बॉलीवुड स्टार जो थे संजय दत्त, उनको भी आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिए गए थे, वो भी जेल गए थे। हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, उनको भी जेल जाना पड़ा। हमारे जो एक्स सीएम, एक्स रेलवे मिनिस्टर अपने लालू यादव हैं, उनको भी जेल जाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, कानून के सामने सब लोग समान हैं। समझ में आया? कानून के सामने हर एक आदमी, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, उच्च जाति का हो, निम्न जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के सामने सब लोग इक्वल हैं। ये जो व्यवस्था है विधि के समक्ष समानता, ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है,
विधि के समक्ष समानता का कानून कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है बच्चे, लिखना नहीं है, पहले पढ़ लो उसके बाद से छाप लेना। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पीडीएफ मेरे जो टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है DCPGS रिसर्च सेंटर, उस पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके DCPGS रिसर्च सेंटर मारोगे, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है। विधि के समक्ष समानता जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। जबकि कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया बच्चे? USA से। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के सामने सब लोग समान हैं, वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। जबकि कानून का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया? USA से। कानून का समान संरक्षण होता क्या है बच्चों? देखिए, पहले तो इसने बता दिया कि हाँ जो कानून है सबके लिए इक्वल है, लेकिन जो कानून है वो भी तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे बिहार के जो पप्पू यादव जी हैं, माननीय पप्पू यादव जी, वो क्या है? एक समाज सेवी हैं। उनको क्या है? कोरोना कानून के नियमों का उल्लंघन के तहत उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो उनके जो वकील साहब थे उन्होंने एक पिटीशन डाला था कि पप्पू यादव जी एक समाज सेवी हैं, इनके केस को मतलब थोड़ा एडवांस कर दिया जाए, प्रायोरिटी में देख के जल्दी से इनकी सुनवाई हो जाए। तो जज साहब क्या बोल दिए? आर्टिकल 14 का हवाला दे दिए। आर्टिकल 14 का हवाला दे दिए कि भैया कानून के सामने सब लोग समान हैं और कानून का समान संरक्षण है। मतलब वो चाहे पप्पू यादव जी हों और चाहे बिल्कुल मध्यम फैमिली से हो और चाहे कलेक्टर DM हो, सबके लिए क्या है? कानून समान है। आपका जब नंबर आएगा हियरिंग का तभी आपकी सुनवाई होगी। ठीक है। तो जज साहब ने क्या किया? आर्टिकल 14 का हवाला दिया और उनके पिटीशन को निरस्त कर दिया। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है बच्चों? इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 बच्चों ये बोलता है कि जाति, धर्म, ठीक है, हाँ आप देखो इधर ध्यान से, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपसे सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक जगह का मतलब सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। आर्टिकल 15 ये बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, इस बेस पर आपके साथ किसी सार्वजनिक जगह, सार्वजनिक जगह का मतलब कि सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सरकारी, किसी सरकारी संस्थान या सार्वजनिक जगह पर इन चीजों की वजह से आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ में आया? अभी मान के चलिए जन्म स्थान, हालांकि एक बार ये देखने को भी मिला था जन्म स्थान, जो हमारे बिहार के कुछ लोग हैं मुंबई में थे, तो मुंबई वासियों ने इनका विरोध किया था। मुंबई वासियों ने इनका विरोध किया था कि बिहार के लोग यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी मराठियों को रहेगा। ठीक है। तो इस केस में क्या था? सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा था और बताया गया था, आर्टिकल 15 का हवाला दिया गया था कि जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? सेम ऐसे ही लिंग के ऊपर, स्त्री पुरुष, लड़की है तो उसके साथ अलग भेदभाव किया, लड़का है तो उसके साथ अलग भेदभाव किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। धर्म के आधार पर, धर्म चाहे आपका जो भी हो, हमारा क्या है, भारत जो है सदियों से महान देश रहा है, धर्म के आधार पर कहीं भी किसी भी सरकारी जगह पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है। और जाति क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, नारा भी सुना, आप सबने सुना है ना। तो क्या है, कहें आर्टिकल 15 ये अधिकार देता है कि आपके साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के
आधार पर किसी भी सार्वजनिक जगह पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आर्टिकल 16 देखते हैं बच्चों। आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 क्या है बच्चों? लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन। ये लोक निर्वाचन क्या है? किसी को आइडिया आप में से? लोक निर्वाचन का होता है सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता। लोक निर्वाचन का क्या मतलब हो गया? सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, ध्यान दो इधर। लिखने के बोला, लिखना नहीं है, लिखना बाद में आपको। ठीक है, लिखना क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि समझा हुआ चीज जो है हमेशा के लिए याद रहता है। समझ में आया? अभी लिखते हुए देखा ना, सीधे बाहर करूंगा क्लास से। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, इसमें जो पिछड़े वर्ग के लोगों को ना आरक्षण दिया गया है, संविधान में कुछ सालों के लिए आरक्षण दिया गया है। समझ में आया? बोला नौकरी में सबको समान ढंग से नौकरी मिलेगी। जो एलिजिबल है वो नौकरी लेगा, जो एलिजिबल नहीं है उसको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, या जाति के हिसाब से SC ST हैं, उनको क्या है, नौकरी में आरक्षण की चर्चा है। समझ में आया? चलिए आर्टिकल 17 क्या है बच्चे? अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 क्या है? आर्टिकल 17 को क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब इसका मतलब होता है छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता को क्या बोलते हैं? छुआछूत का अंत। देखिए हमारे समाज में सदियों से कुरीतियां विद्यमान रही हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत पहले देखा होगा कि समाज में सती प्रथा था, तो उसको अंत करने के लिए राजा मोहन राय आए। ऐसे समाज में हमारे बहुत सारी कुरीतियां बच्चों। ठीक है, तो ऐसे एक बहुत सारे पहले ये क्या है, कुरीतियां थी छुआछूत। आदमी क्या है, उच्च जाति का जो था निम्न जाति से छुआछूत करने से डरता था, पास बैठाता नहीं था। बोला हम अशुद्ध हो जाएंगे, हमारे को ये छू देगा तो अशुद्ध हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है यदि वो निम्न छोटी जाति वाला आपको छू देगा और आप अशुद्ध हो जाएंगे, मतलब उसके पास तो बहुत पावर है? उसके पास शक्ति है, उस छूते ही आप अशुद्ध हो जा रहे हैं। तो आप बड़े जाति का अपने आप को बता रहे हैं, तो आप भी छू दीजिए कि वो अशुद्ध से शुद्ध हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि समाज में छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए। ठीक है, समाज में छुआछूत का भावना नहीं होना चाहिए, छुआछूत का अंत कर दिया। आर्टिकल 17 बोला कि समाज से छुआछूत खत्म। अभी कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है कि ये हमारे से घृणा की भावना रखते हैं, छुआछूत का आरोप लगा दिए जाके, आर्टिकल 17 के तहत आपको तुरंत गिरफ्तारी निश्चित है। समझ में आया? आर्टिकल 18 बच्चों क्या बोलता है? आर्टिकल 18 देखिए, आर्टिकल 18 ने क्या किया? उपाधियों का अंत कर दिया। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत से क्या समझते हैं? जैसे पहले क्या था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ करता था। ठीक है, मेवाड़ के राजा, ठीक है, महामहिम। अभी जैसे आज राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं? महामहिम, और फिर उनका नाम। तो ऐसे क्या है, ऐसे उपाधियों का अंत कर दिया गया। अभी आप अपने नाम के सामने कोई ऐसी उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, महासम्राट विकास, महासम्राट दुर्गेश, इस टाइप से आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में इसको अभी भी बरकरार रखा गया है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में। यदि आप भारत रत्न से सम्मानित हैं,
ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित है तो आप अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में, जैसे आप रक्षा क्षेत्र में आप डिफेंस में अफसर बन गए और आपका रैंक लेफ्टिनेंट हो गया, तो आपको बोलेंगे लेफ्टिनेंट राज पांडे, लेफ्टिनेंट राज पांडे। आप अपने नाम के आगे अपने उपाधि को लगा सकते हैं। समझ में आया? नाम के आगे अपने उपाधि को लगा सकते हैं। भारत रत्न आपको मिल गया तो आप क्या बोलेंगे? भारत रत्न सो एंड सो, भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, तो उपाधियों का अंत हो गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी ये प्रेजेंट है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी ये प्रेजेंट है। कौन कौन से? शिक्षा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र एंड भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न किसी को मिलता है तो अपने नाम के आगे भारत रत्न लगा सकता है। रक्षा क्षेत्र में ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, तिरंगा मूवी देखा होगा, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। समझ में आया? तो आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी जारी है। समझ में आया? चलिए, हमारा जो समानता का अधिकार था बच्चों, आर्टिकल 14 से 18 तक, वो फ्रीज हो गया है। एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप बताइए आर्टिकल 14 क्या था? बहुत बढ़िया, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब लोग समान है। समझ में आया? ठीक है बच्चे। हाँ, आप बताइए आर्टिकल 15 क्या है? बहुत बढ़िया। आर्टिकल 15 क्या बोलता है बच्चों? कि आपके साथ किसी भी सार्वजनिक जगह पे 3-4 कारणों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपके जन्म के आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपकी धर्म क्या है कोई मतलब मायने नहीं रखती। ठीक है, आपका लिंग क्या है, स्त्री है पुरुष है, कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, आप किस जाति के हैं, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। किसी भी सार्वजनिक जगह पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या बोला? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 क्या बोला? कि आपके साथ जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगह पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बोल रहा था बच्चे? लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, आंख बंद करके सब लोग बोलेंगे एक एक बार। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या है? वेरी गुड, लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन क्या बच्चे? सरकारी नौकरी में समानता, लेकिन इसमें क्या है? पिछड़े वर्ग, जो आर्थिक रूप से पिछड़े समाज है, SC ST हैं, इनको क्या है? आरक्षण की चर्चा है। समझ में आया? आर्टिकल 17 क्या बच्चे? बहुत बढ़िया, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है? छुआछूत का अंत। ठीक है, उसके बाद से आर्टिकल 18 लिखा ही है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में क्या किया गया? उपाधियों का अंत किया गया। ठीक है, अभी अगला फंडामेंटल राइट देखते हैं। अगला फंडामेंटल राइट क्या था बच्चे? स्वतंत्रता का अधिकार। टाइम हो गया? चलिए ठीक है, आगे क्लास कल करेंगे। जय हिंद।